नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, अगर आप लोग सब बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि टोटल वैकेंसी 40,595 निकल चुका है और एग्जाम का डेट भी दे चुका है 22 सितंबर से 29 सितंबर तक। वो भी सिर्फ आपके पास 7 महीना बचा है और 7 महीने में दोस्तों काफी अच्छा समय दिया है आपको तैयारी करने का। तो दोस्तों, अगर आप लोग सब तैयारी नहीं है तो बेस्ट तैयारी करिए, जिसका तैयारी है वो दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर करिए। तो दोस्तों, आप हमारे क्लास के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट ऑल गवर्नमेंट की एग्जाम हम तैयारी करवाते हैं दोस्तों। तो आप हमारे क्लास के माध्यम से एक बार रिवीजन जरूर करिए। ये आपका चैप्टर 4 है और आप सभी को पता है एनसीईआरटी क्लास जो है, आपको एनसीईआरटी क्लास जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी दोस्तों वीवीआई साबित होता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का पता है आंसर तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें आपको टोटल 48 क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों, और इन टोटल 48 क्वेश्चंस में से आप कितना मार्क्स लेके आते हैं आप रिवीजन के माध्यम से अपना आंसर लास्ट में जरूर बताइएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए दोस्तों, वेद के बारे में बात करते हैं। तो वेद जो है दोस्तों आपको 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जी दोस्तों। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद क्या है आपका ऋग्वेद है। इनकी रचना जो है आपको ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले मानी जाती है। 3500 वर्ष पहले यानी 3500 ईसा पूर्व पहले मानी जाती है। 1000 से अधिक सूक्त यानी इसमें प्रार्थनाएं है। 1000 से अधिक यानी 1000 से अधिक इसमें सूक्त और प्रार्थनाएं है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, मंत्र, सूक्त, श्लोक या गाथा। तो ऋग्वेद की प्रार्थना, जैसे प्रार्थना पूछे दोस्तों आप फटाफट सूक्त लगा दीजिएगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को कहा जाता है आपका सूक्त। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का अर्थ क्या होता है, तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से कहा गया। दोस्तों, जो भी हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं और क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें से एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आपको पूरा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सब दोस्तों एनसीईआरटी चैप्टर 4 पढ़े हैं तो आपको आंसर पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा दोस्तों। ये देवताओं की स्तुति में रचे गए स्रोत है और इन्हीं से दोस्तों सीटेट बीपीएससी में आपको क्वेश्चंस टकराता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता के नाम बताइए। इन चारों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अग्नि, इंद्र, सोम या राम, कृष्ण, शिव या सूर्य, चंद्र और वरुण। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात करें दोस्तों तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन कौन थे, तो अग्नि, इंद्र और सोम थे। चलिए बात करते हैं, ऋग्वेद में 3 देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में कौन कौन देवता महत्वपूर्ण थे, तो अग्नि जो है आपको आग के देवता थे, इंद्र जो है आपको युद्ध और वर्षा के देवता थे, और सोम जो है एक पवित्र पौधा या पेय होता है। ये आपका 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है, राजाओं ने, व्यापारियों ने, ऋषियों ने या किसानों ने। तो दोस्तों, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की बात करते हैं तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है आपको ऋषियों ने की है। जी दोस्तों, आपका आंसर सी हो जाएगा, ऋषियों ने। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऋषियों ने की है। वेदों की रचना ऋषियों ने की है। वे ज्ञान और
ज्ञान के ज्ञाता और तपस्वी थे। वे गुरु आचार्य शिष्य को सस्वर पाठ से कंठस्थ करवाते थे और वेद पहले मौखिक परंपरा से चले थे। जी दोस्तों, वेद जो है पहले आपको मुंह से बोलकर इस तरीका से चलता था, न उसमें लिखित था। दोस्तों, इसमें आपको मौखिक परंपरा से, वेद जो पहले है मौखिक परंपरा से चलता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या अपभ्रंश? तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो ऋग्वेद की भाषा कहलाती है आपका वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है आपको ऋग्वेद की भाषा कहलाती है। दोस्तों, आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 4 का अच्छा खासा वैकेंसी निकल चुका है। आप लोग सब मन लगा के पढ़िए दोस्तों, और हमारा क्लास रिवीजन एक बार जरूर मारिए। रिवीजन से आपको पता चलेगा कि सच में यही क्वेश्चन सब हमको आपको आने वाला है। और दूसरी बात, जो हम एनसीईआरटी पढ़े हैं, क्या हमको ये आंसर हम मार पा रहे हैं कि नहीं मार पा रहे हैं? इसके लिए अगर आप लोग को सही नहीं हो रहा है आंसर, इन 40-50 क्वेश्चंस हम लेके आए, उसमें से दोस्तों आपको कम से कम 25 प्लस तो आंसर आना ही चाहिए। और क्वेश्चंस का आंसर अगर 25 प्लस है तो आपका दोस्तों क्वेश्चंस काफी मजबूत है और काफी आप अच्छा तैयारी में है। अगर 25 से प्लस नीचे हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो आपको एक बार बुक अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर से एक बार रिवीजन मारिए, इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कितना आप तैयारी में है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? तो वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत यानी प्राक संस्कृत है और आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। यह बहुत प्राचीन रूप है। नेक्स्ट है, संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस पूछ रहा है संस्कृत जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है? बताइए, आप सभी को 6 का क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, किनको पता है कि संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा से, या तिब्बत बर्मा से, या यूरोपीय इंडो यूरोपीय से, या ऑस्ट्रो एशियाटिक से? बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या हो जाएगा? तो संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत जो है दोस्तों किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत की जैसे ही बात करें आप मार लीजिए फटाफट भारो यूरोपीय इंडो यूरोपीय। जी दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारो यूरोपीय इंडो यूरोपीय। संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारो यूरोपीय इंडो यूरोपीय, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसी परिवार में भाषाएं आती है दोस्तों। इसी परिवार में आपको इंडो यूरोपीय परिवार में के भाषा हो जाएगा आपका हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच और जर्मन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये नोट भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा दोस्तों। अभी तो हम आपको क्या पूछे थे दोस्तों कि संस्कृत, सिर्फ हम एक ही पूछे थे संस्कृत किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो भारत यूरोपीय इंडो यूरोपीय बताए थे। लेकिन संस्कृत की जगह पर आपको कुछ भी पूछ सकता है कि हिंदी किस भारत यूरोपीय भाषा से है। तो हिंदी भी जो है दोस्तों, हिंदी हो गया है, संस्कृत हो गया है, अंग्रेजी हो गया है, फारसी हो गया है, फ्रेंच हो गया है और जर्मन हो गया है। ये सभी आपको इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। क्या है? इंडो यूरोपीय परिवार का भाषा का हिस्सा है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन। नोट करके आप लिख लीजिए दोस्तों, इंडो यूरोपीय भाषा किस परिवार का भाषा है? तो इंडो यूरोपीय भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच और जर्मन इस परिवार में आते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो समान शब्दों के कारण इन्हें एक परिवार माना जाता है। उदाहरण पर ले लीजिए दोस्तों, आपको संस्कृत में जो है आपको मातृ हो जाएगा, हिंदी में है आपको माँ हो जाएगा, और अंग्रेजी की बात करते हैं तो मदर हो जाएगा। यानी अंग्रेजी में मदर हो गया, हिंदी में माँ हो गया और संस्कृत में मातृ हो गया। तो देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करके लिख लीजिए। जिनको नहीं याद है वो तो लिख लीजिए, जिनको याद है एक बार रिवीजन मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार से संबंधित है? अभी हम क्या बताए थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन किस परिवार का भाषा है? तो इंडो यूरोपीय परिवार का भाषा है। अब तो नहीं भूलिएगा ना दोस्तों,
अब भूलना भी नहीं है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस काफी मेहनत करके दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, दोस्तों इन्हीं के लिए ये क्लास है जो अच्छे से पढ़ने चाहते हैं। उनके लिए क्लास है ही नहीं जो 5 मिनट वीडियो देखेंगे और चल जाएंगे, इनके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर अच्छा से तैयारी करना है तो समय निकाल के, समय दे के आपको पढ़ना पड़ेगा और तभी आपको जॉब होने वाला है। आप समझ सकते हैं कंपटीशन काफी हार्ड हो रहा है और आप सबको मेहनत काफी करना है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार से है? अगर बीपीएससी में ये क्वेश्चंस आ गया तो आप सोचिए 7th का आप आंसर क्या मारिएगा, उसी हिसाब से आप उसमें भी आप सेट मारिए 48 क्वेश्चंस में आप कितना सही करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार से है? तो आपका क्या हो जाएगा? भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत वर्मा या ऑस्ट्रो एशियाटिक? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार का है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्य भाषाएं आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्य भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। याद रखने के लिए आप ये रख सकते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार में भाषा आते हैं दोस्तों ता, ते, का, मा। द्रविड़ जी दोस्तों, ता से हो जाएगा तमिल, ते से हो जाएगा तेलुगु, का से हो जाएगा कन्नड़ और मा से हो जाएगा दोस्तों मलयालम। यानी ता, ते, का, मा, ये हम आपको ट्रिक बनाए हैं, इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं ता, ते, का, मा। यानी द्रविड़ भाषा परिवार का मुख्य भाषा क्या हो जाएगा? तो द्रविड़ भाषा जो है, द्रविड़ भाषा परिवार का मुख्य भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ता, ते, का, मा। और द्रविड़ भाषा हो गया है। और अभी हम क्या बताए थे दोस्तों? अभी जो हम बताए थे आपका सरिया इंडो यूरोपीय भाषा। तो इंडो यूरोपीय भाषा में आ गया है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच और जर्मन। आप एक बार रिवीजन जरूर मारिएगा दोबारा। तो आपका देख सकते हैं ये द्रविड़ भाषा का हो गया है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ता, ते, का, मा भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद को लिखित रूप में कब लाया गया? बताइए दोस्तों ऋग्वेद को लिखित रूप में कब लाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी आप मार सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफी कंफ्यूजन भी लेगा और काफी टाइम भी आपको खींचेगा। आप सोचते रह जाइएगा, क्योंकि जो बुक ही नहीं पढ़ेगा, जो क्लास ही नहीं करेगा दोस्तों, तो वो अपना तुक्का मारने की कोशिश में समय बहुत गवा देता है और गलत ही मार के आता है। इसलिए आप लोग सब तुक्का मारने के बजाय थोड़ा मेहनत कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा बुक पर ध्यान दे लीजिए, थोड़ा क्लास देख लीजिए, थोड़ा आपको सेल्फ स्टडी कर लीजिए दोस्तों, इसमें 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो ऋग्वेद को लिखित रूप में कब लाया गया है? रचना के तुरंत बाद, कुछ वर्षों बाद, कई सदियों बाद या आधुनिक काल में? तो आप लोग सब तुक्का मारिएगा दोस्तों। तो क्या तुक्का मारिएगा अगर याद नहीं रहेगा तो कितना लोग मारेगा रचना के तुरंत बाद, कितना लोग मारेगा कुछ वर्षों बाद? हाँ, कुछ वर्षों बाद हो सकता है। जिसको क्वेश्चंस याद है, जो बुक पढ़े हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद को लिखित रूप में कब लाया गया है? तो तुरंत के तुरंत ऑप्शन नंबर वो सी मारेगा, कई सदियों बाद। क्योंकि दोस्तों कई सदियों बाद जो है ऋग्वेद की लिखित में लाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, कई सदियों बाद। चलिए हम इसका डिटेल्स की बात करेंगे। तो पहले वेद सुनकर या याद किए जाते थे। पहले जो वेद जो है लिखित नहीं था दोस्तों, पहले क्या करते थे? पहले दोस्तों न आपको कैमरा था, न आपको डिजिटल बोर्ड रहता था, न आपको मोबाइल रहता था, न आपको नेटवर्क रहता था। उस समय आपको न लिखित रहता था, न पेन रहता था। तो उस समय क्या करेगा बताइए? तो पहले वेद जो है सुनकर, देखकर याद किए जाते थे। क्या किए जाते थे? सुनकर, देखकर। जो बोल देते थे वही अच्छे से याद करके वो दूसरे को बताते थे, वो तीसरे को बताते थे। तो पहले जो है सुनकर और याद कर कर आपको याद किए जाते थे। बाद में कई सदियों बाद, यानी अभी हम क्वेश्चंस क्या बताए थे? कई सदियों बाद लिखा है कि नहीं? कई सदियों बाद ऑप्शन नंबर सी है आंसर। तो हम भी सी मारे हैं। इसमें लिखा है
कि कई सदियों बाद में कई सदियों बाद लिखे गए, यानी कई सदियों बाद, यानी छपाई का काम तो लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। आप एनसीईआरटी चैप्टर 4 में जाके देख लीजिए दोस्तों कि इसमें लिखा है कि नहीं, छपाई का काम तो 200 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन बाद में कई सदियों बाद लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? केवल खुदाई से, केवल मौखिक कथाओं से, लिखित स्रोतों से, या उपरोक्त सभी तरीका से? तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन जो है उपरोक्त सभी तरीका से करते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। इतिहासकार भौतिक अवशेष देखते हैं, लिखित स्रोत पढ़ते हैं, भाषाई अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं, यही इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति है। सबसे पुराना वेद, दोस्तों उसी को रिवीजन करिए जो कि आपको अभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं 8-10, वही इसी का आपको वन लाइनर रिवीजन है। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। मुख्य देवता कौन कौन से है? तो मुख्य देवता अग्नि, इंद्र और सोम है। भाषा जो है आपका वैदिक संस्कृत है दोस्तों। संस्कृत परिवार कौन सा है? तो संस्कृत परिवार जो है इंडो यूरोपीय है। अभी हम बताए थे संस्कृत परिवार क्या है, इंडो यूरोपीय है। दक्षिण भाषाएं द्रविड़ है, और वेद पहले जो है मौखिक परंपरा यानी बोलकर और याद करके दोस्तों आगे बढ़ाए जाते थे। क्या करते थे? तो मौखिक परंपरा बोल के आपको आगे बढ़ाए जाते थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आपको सीटेट में तो भरमार आपको देखने को मिलता है, और बीपीएससी में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। असर्शन और रीजन ये क्वेश्चंस काफी पूछता है, तो आप लोग सब बताइएगा। ये आपका बताइए कि ऑप्शन नंबर असर्शन ए बता रहा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ए बता रहा है, असर्शन ए बता रहा है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये बिल्कुल राइट है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। रीजन आर बताता है कि इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। ये भी बिल्कुल सही है। तो बताइए इन ऑप्शन चारों में से आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों तो सही बता रहा है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ये ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि ए सही है और आर गलत है, और डी बता रहा है कि ए गलत है और आर सही है। चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय दिए हैं, आपका क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा आप लोग सब बताइए। तो आपका टाइम ओवर हो गया दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है। जबकि हम बताए थे ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन दोस्तों आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आपको कैसे, हाँ ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, बिल्कुल सही है। इसमें 1000 प्लस सूक्त है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन सूक्तों की संख्या पुराना होने का कारण नहीं है दोस्तों। ये जो आपको 1000 से प्लस सूक्त है, वो सूक्त होने का कारण जो है ऋग्वेद के सबसे पुराना वेद जो है वो तो कारण नहीं है, क्योंकि 1000 से प्लस सूक्त तो है, लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी सही है। लेकिन 1000 प्लस सूक्त है वो तो रीजन नहीं ना है इसका। जो 1000 प्लस सूक्त है तो उसी का रीजन ऋग्वेद सबसे पुराना वेद वो तो नहीं बता रहा है। तो लेकिन सूक्तों की संख्या पुराना होने का कारण नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है आपको ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आप लोग सब बताइए कि बी कितने लोग मारे थे और अदरवाइज बी छोड़ के कितने लोग मारे थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिसका बी होगा इसका कमेंट हम बहुत अच्छा से आपको जवाब देने वाले हैं। 10 का जिसका बी होगा दोस्तों उनका अच्छा खासा तैयारी आप समझिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एसर्शन और रीजन, फिर आपको आ गया है एसर्शन और रीजन। दोस्तों एसर्शन और रीजन से आपको दो चार क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस लगे, और इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं और काफी लोग गलती करके आ जाते हैं, इसीलिए हम इस टाइप से क्वेश्चंस लिए हैं और सभी क्वेश्चंस आपको इस टाइप का मिलेगा। और जब आपका बीपीएससी टीआरई 4 का क्वेश्चंस हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें और काफी खास आपके साथ होने वाला है। तो इनका बताइए दोस्तों 11 का क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। वेदों को पहले पढ़ा नहीं जाता था, बिल्कुल सही है। रीजन आर बताता है कि वे मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए गए। ऑप्शन नंबर रीजन आर बता रहा है बिल्कुल सही है, वे मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए गए, ये भी तो सही लग रहा है। तो आप बताएं दोस्तों दोनों सही है तो आंसर क्या होगा। दोनों सही है और आर सही व्याख्या है, या दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए और आर, ए सही है और आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। बताइए दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग सब क्या आंसर मारे, इसमें भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम ओवर हो चुका है, तो टाइम आउट हो गया है। तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों वेदों को पहले पढ़ा नहीं जाता था, बिल्कुल राइट है। वे मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए गए, ये भी सही है, यानी दोनों तो सही है। और आर जो है आपको सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है बताता है कि वे मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए गए, क्योंकि वेद को पहले लिखित नहीं था, सो लिख कर रख लेगा दोस्तों। उस समय कुछ का समय नहीं था, ना आपको कैमरा का समय था, ना आपको मोबाइल का समय था, ना इसमें नेटवर्क का समय था, ना इसमें लिखित था, तो आपको कैसे होगा। तो वेदों को पहले मौखिक परंपरा से यानी एक दूसरे से बोलकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसके कई सदियों बाद आपको लिखित हुआ है, और 200 साल पहले जो आपको लिखित स्रोत मिले हैं। तो आपको पता है कि वे मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए गए, बिल्कुल 100% राइट है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आप लोग सब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन नंबर कौन मारे थे। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो मारे थे। आप लोग सब कमेंट में कमेंट जरूर बताइएगा, तब आप लोग सबके हम कमेंट में भी आपको अच्छे से आपको जवाब बताएंगे दोस्तों, और रिप्लाई भी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं। आपको वेद पहले लिखे नहीं गए थे, उन्हें सुनकर या याद किया जाता था, इसलिए मौखिक परंपरा ही कारण है। नेक्स्ट है सुक्त शब्द का अर्थ क्या है। तो सुक्त शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, अभी हम बताए थे। सुक्त का अर्थ हो जाता है अच्छी तरह से कहा गया। जी दोस्तों अच्छी तरह से कहा गया, आपको सुक्त ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बताए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आपको दोस्तों मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चंस है, वो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। आप लोग सब बताइए कि जिस तरीका से क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके पास, वो क्वेश्चंस कुछ अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित करता है। बताए दोस्तों अग्नि जो है युद्ध के देवता है, बिल्कुल गलत है। अग्नि युद्ध के देवता है ही नहीं। इंद्र क्या है दोस्तों, इन आग के देवता है। इंद्र जो है आग के देवता तो है ही नहीं। वरुण जो है दोस्तों आपको ऋग्वेद का लेखक है, वरुण जो है ऋग्वेद का लेखक है ही नहीं। सोम जो है आपको पे पवित्र है दोस्तों, तो सोम जो है दोस्तों पे पवित्र है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पवित्र पे। सोम जो है ऑप्शन नंबर आपका पवित्र पे हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कौन सा जोड़ा सुमेलित करता है यानी जोड़ा सही है। तो जोड़ा की बात करते हैं, सोम पवित्र पे है, जबकि इंद्र जो है इंद्र के सामने अगर युद्ध के देवता होता तो बिल्कुल सही हो जाता, और यही अग्नि के सामने आग का देवता होता तो ये भी सही हो जाता। यानी बी का हो दोस्तों ए दे दिया, और ए का बी दे दिया, और इसका तो गलत दे दिया। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम जो है दोस्तों पवित्र पे है।
नेक्स्ट हो जाएगा वैदिक संस्कृत और आज की संस्कृत के बारे में सही कथन चुनिए। वैदिक संस्कृत और आज की संस्कृत के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? दोनों बिल्कुल समान है। वैदिक संस्कृत अधिक प्राचीन है या आधुनिक संस्कृत अधिक पुरानी है, या दोनों असंबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत और आज की संस्कृत के बारे में कथन चुनिए। तो वैदिक संस्कृत अधिक प्राचीन है। जी दोस्तों, वैदिक संस्कृत जो है अधिक प्राचीन है और आधुनिक संस्कृत अधिक पुरानी है। प्राचीन का मतलब हो गया सबसे दोस्तों काफी सदियों बाद सबसे पुरानी, यानी कि आधुनिक संस्कृत जो है अधिक पुरानी है, ये अधिक हो जाएगा। लेकिन वैदिक संस्कृत जो है आपको अधिक प्राचीन है, प्राचीन सबसे पुराना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वैदिक संस्कृत पुराना रूप है। वैदिक संस्कृत क्या हो जाएगा? पुराना रूप है। लेकिन आज की संस्कृत की बात करें तो बाद का विकसित रूप है। वैदिक संस्कृत पुराना रूप है और आज की संस्कृत बात करें तो बाद का विकसित रूप है। वन लाइनर हम आपको लेके आ चुके हैं। इनमें वन लाइनर भी एक बार रिवीजन मार लीजिए। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। वेदों को कंठस्थ कराया जाता था। जी दोस्तों, वेदों को आपको याद कराया जाता था, लिखित नहीं था। कुछ सूक्त महिलाओं ने भी रचे हैं। संस्कृत इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। तमिल जो है द्रविड़ परिवार का भाषा है। पूर्वोत्तर तिब्बत बर्मा परिवार का भाषा है। झारखंड क्षेत्र जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की जिस पांडुलिपि का उल्लेख है वह किस वस्तु पर लिखी गई थी? दोस्तों, जिस ने भी सीटीईटी का तैयारी कर रहे हैं और सीटीईटी का एग्जाम 7 और 8 को दिए हैं दोस्तों, 7 और 8 को जिसने भी दिए हैं, आप लोग सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट वाले में क्वेश्चंस मिला था कि नहीं, बीएड वाले को जरूर बताइएगा। तो ऋग्वेद की जिस पांडुलिपि का उल्लेख है वह किस वस्तु पर लिखी गई थी? तो भोजपत्र यानी भुज वृक्ष की छाल पर। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन 7 तारीख को 7 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चंस हम आपको पहले भी कवर किए थे। अगर आप लोग सब हमारा एनसीईआरटी पूरा ईमानदारी से अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका एसएसटी अच्छा से तैयारी हो चुका होगा। जी दोस्तों, पूरा हम आपको कवर नहीं करवा पाए दोस्तों, क्योंकि काफी काम होते हैं, हम भी जॉब करते हैं। लेकिन आपको दोस्तों बीपीएससी तैयारी 4 में हम पूरा बुक अच्छे से कवर करवाएंगे और आप हमारा पूरा वीडियो एक बार से 2 बार देख लिए दोस्तों, आपका पूरा अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा अच्छे से तैयारी आपका कवर हो जाएगा। तो आप लोग सब जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा से 1 बार 2 बार 3 बार जरूर आप रिवीजन जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट बनाने में दोस्तों इतना थोड़ा मेहनत नहीं लगता दोस्तों, काफी सारा मेहनत लगता है, काफी एफर्ट लगता है, तब जाके वीडियो बनता है, रिकॉर्ड होता है, एडिट होता है, फिर अपलोड होता है, फिर आप लोग सब देखते हैं दोस्तों। और आप लोग सब इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग सब देखते हैं, थोड़ा एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम मोटिवेशन काफी मोटिवेट हो जाते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा, इसलिए हम फिर दोबारा इसी स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते हैं दोस्तों। तो आपका ऋग्वेद जिस पांडुलिपि का उल्लेख है वह किस वस्तु पर लिखी गई थी? तो भोजपत्र बुर्ज वृक्ष की छाल पर, जो कि सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी तैयारी 4 में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। यह पांडुलिपि भुज वृक्ष की छाल भोजपत्र पर लिखी गई थी। यह कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने में इसका उपयोग हुआ था और प्राचीन भारत में भोजपत्र लेखन की प्रमुख सामग्री थी। प्राचीन भारत में जो है आपको भोजपत्र लेखन की प्रमुख सामग्री थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद की यह महत्वपूर्ण पांडुलिपि वर्तमान में कहां सुरक्षित है? बताए दोस्तों, ऋग्वेद की यह महत्वपूर्ण पांडुलिपि जो है वर्तमान में कहां सुरक्षित है? दिल्ली, वाराणसी, पुणे या पटना? तो ऋग्वेद की यह महत्वपूर्ण पांडुलिपि वर्तमान में कहां सुरक्षित है? तो वर्तमान में आपको पुणे में सुरक्षित है। जी दोस्तों, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा,
पुणे के महाराष्ट्र में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसी के आधार पर ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। इसी के आधार पर जो है ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। नेक्स्ट है, विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किनसे की है? दोस्तों ये आपका VBI करके रख लीजिए, क्वेश्चंस आपको बीपीएससी टीआरई 4 में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। दोस्तों विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किनसे की है, ये भी याद रखिएगा, किन किन से नहीं की है और कितनी बार किससे की है, सभी हम आपको एक्सप्लेन में आपको हम करने वाले हैं। तो विश्वामित्र ने नदियों की तुलना गाय और घोड़ों से की है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। दोस्तों ऋग्वेद में नदियों की तुलना गाय और घोड़ों से की है। इससे पता चलता है कि वह समाज में गाय अत्यंत मूल्यवान थी और घोड़ों सैन्य शक्ति के प्रतीक थे। यह तुलना वैदिक समाज की आर्थिक प्राथमिकता बताती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कई बार, 2 बार, 1 बार या बिल्कुल नहीं? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा और यमुना की बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा और यमुना की बात करते हैं तो सिर्फ 1 बार जो हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। गंगा और यमुना कितनी बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछेगा भी दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जो पढ़े ही नहीं होंगे वो तो मार देगा 2 बार। हाँ 2 बार, बिल्कुल 2 बार तो जरूर मारेगा, क्योंकि जो तुक्का मारता है दोस्तों उसका 100% तुक्का गलती होता है। कम में आदमी का जो है तुक्का सही होता है। आपको वही पता होगा ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जो बात करते हैं वो आपको 1 बार हुआ है। आपका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों, 1 बार। सरस्वती और सिंधु बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा और यमुना का केवल 1 बार उल्लेख मिलता है। इससे संकेत मिलता है कि प्रारंभिक वैदिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत में था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में घोड़ों का मुख्य उपयोग क्या था? ऋग्वेद काल में घोड़ों का मुख्य उपयोग क्या था? खेती, दूध उत्पादन, रथ खींचना युद्ध में या बोझ ढोना? तो ऋग्वेद काल में घोड़ों का मुख्य उपयोग था रथ खींचना और युद्ध में रथ खींचना था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रथ खींचना। घोड़े मुख्य रूप से रथ खींचने के लिए उपयोग होते थे और युद्ध में तेज गति के लिए रथ महत्वपूर्ण था, इसलिए घोड़ा सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट है, युद्ध में जीते गए धन का क्या किया जाता था? जो युद्ध में धन जीतते थे उसका क्या प्रयोग करते थे? बताए दोस्तों, सब राजा रख लेता था, या ऑप्शन नंबर बी सब जनता में बांट दिया जाता था, या सरदार पुरोहित लोगों में बांट दिया जाता था, या नष्ट कर दिया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा युद्ध में जीते गए धन का क्या उपयोग किया जाता था? तो युद्ध में जीते गए धन का उपयोग सरदार पुरोहित लोगों में बांट दिया जाता था। सभी को बांट दिए जाते थे, सरदार को भी, पुरोहित को भी, और लोगों में जो अन्य थे उस सभी को बांट दिया जाता था युद्ध में जीते हुए धन को। युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा इस प्रकार होता था, कुछ हिस्सा सरदार रखता था, कुछ पुरोहित को दिया जाता था, शेष आम लोगों में बांटा जाता था, कुछ धन यज्ञ में प्रयोग होता था। यह वैदिक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना दर्शाता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सेना के बारे में सही कथन चुनिए। वैदिक काल में जो है सेना के बारे में सही कथन चुनिए। अस्थाई सेना थी, केवल राजा लड़ते थे, कोई अस्थाई सेना नहीं थी, या महिलाएं ही लड़ती थी? तो वैदिक काल में सेना की बात करते हैं तो वैदिक काल में सेना के बारे में सही कथन चुनिए। तो वैदिक काल में जो सेना रहते थे वो किस तरीका से रहते थे? तो वैदिक काल में सेना जो रहते थे अस्थाई सेना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अस्थाई सेना यानी परमानेंट सेना नहीं थी,
केवल राजा लड़ते थे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। केवल राजा दोस्तों युद्ध में लड़ ही नहीं सकता है, इसमें सेना तो चाहिए ही चाहिए। कोई अस्थाई सेना नहीं थी, बिल्कुल सही है, इसमें आपको कोई अस्थाई सेना नहीं थी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वैदिक काल में सेना के बारे में सही कथन चुनिए, तो इसमें कोई अस्थाई सेना नहीं थी। वैदिक काल में अस्थाई सेना नहीं थी। युद्ध के समय लोग इकट्ठा किए जाते थे, सभाओं में युद्ध और शांति पर विचार होता था। बहादुर व्यक्ति को सरदार चुना जाता था, जो बहादुर, जो शक्तिशाली, जो चतुर, जो दिमाग से तेज, जो हर तरीका से श्रेष्ठ माने जाते थे, उसे एक मॉनिटर जो होता है ना दोस्तों, सरदार जो होता है ना, जो मेन आदमी होता है, जो हाँ यही हमारा लीडर है, उसे बना दिया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता था? ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? केवल धर्म के आधार पर, काम, भाषा, परिवार, निवास, संस्कृति के आधार पर, या केवल धन के आधार पर, या केवल जन्म के आधार पर? तो ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो काम, भाषा, परिवार, निवास, संस्कृति के आधार पर किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। काम के आधार पर, भाषा के भी आधार पर, परिवार के आधार पर, निवास के आधार पर और संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। एनसीईआरटी के अनुसार लोगों का वर्गीकरण कई आधारों पर होता था, जैसे कि आप देख सकते हैं, काम यानी ऑक्यूपेशन, भाषा के आधार पर, परिवार समुदाय के आधार पर, निवास के स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो समाज जो है बहुआयामी आधार विभाजित था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में काम के आधार पर पहचाने जाने वाले दो प्रमुख समूह कौन थे? तो दो प्रमुख समूह कौन थे? किसान और व्यापारी, या पुरोहित, ब्राह्मण और राजा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, पुरोहित, ब्राह्मण और राजा। ऋग्वेद में काम के आधार पर पहचानने जाने वाले दो प्रमुख कौन थे? तो दो प्रमुख थे आपको, पुरोहित यानी ब्राह्मण और राजा। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। पुरोहित यानी ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, राजा जो है समुदाय का नेतृत्व करता था। ध्यान दे, यह बाद की वर्ण व्यवस्था से अलग प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के राजा के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद काल के बारे में जो है, राजा के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके पास बड़ी अस्थाई सेना होती थी, या वे बड़े महलों में रहते थे, वे कर वसूलते थे, उनका शासन बाद के राजाओं जैसा नहीं था? तो ऋग्वेद काल के राजा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऋग्वेद काल के समय में कैसा राजा रहता था? आपको कथन चुनिए, ऑप्शन नंबर क्या है? उनके पास बड़ी अस्थाई सेना होती थी, बिल्कुल गलत है। वे बड़े महलों में रहते थे, ये भी गलत हो जाएगा। वे कर वसूलते थे, उस समय कुछ नहीं था। दोस्तों ऋग्वेद काल के राजा के बारे में कौन सा कथन सही है? उनका शासन बाद के राजाओं जैसा नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 24 का डी राजा हो जाएगा। उनका शासन जो है बाद के राजाओं का जैसा नहीं था। उस समय अब के राजा न हो गया दोस्तों, अस्थाई सेना थी, बड़े महलों में रहते हैं। अभी के राजा सब वे कर वसूलते थे, अभी इसी को इनकम टैक्स बोलते हैं, लेकिन उस समय ये सब सुविधा नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालिक राजा बड़ी राजधानी नहीं थी, अस्थाई सेना भी नहीं थे इसके पास, नियमित कर वसूल भी नहीं करते थे, जन समुदाय का नेतृत्व था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, जन समुदाय का नेतृत्व था। जन शब्द का क्या अर्थ है? जन शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? सैनिक, जनता, व्यापारी या दास? तो जन शब्द का अर्थ ही हो जाएगा आपको जनता या समुदाय। ये दोस्तों जनता या समुदाय आपका राइट हो जाएगा। जन का मतलब होता है लोग, समुदाय, जनता। आज भी हिंदी में प्रयोग होता है समुदाय, जनता। उदाहरण के लिए जनजाति और जनसंख्या। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व शब्द से कौन सा शब्द निकलता है? बताइए दोस्तों, विश्व शब्द से कौन सा शब्द निकलता है?
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो विश्व शब्द से कौन सा शब्द निकलता है? तो विश्व शब्द से निकलता है आपका दोस्तों वैश्य। जी दोस्तों, विश्व शब्द से कौन सा शब्द निकलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैश्य निकलता है। ऋग्वेद में विश्व का मतलब होता है सामान्य लोग, बाद में इसी से वैश्य शब्द बना है। सामान्य लोग से ही बाद में क्या बना है? वैश्य शब्द बना है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? केवल सैनिक के लिए, स्वयं को संबोधित करने के लिए, दासों के लिए या व्यापारियों के लिए? ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयं को संबोधित करने के लिए ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, स्वयं को संबोधित करने के लिए। ऋग्वेद रचने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास दस्यु कहते थे। नेक्स्ट है, दस्यु शब्द से क्या अभिप्राय था? बताए दोस्तों, दस्यु शब्द से क्या अभिप्राय था? यज्ञ करने वाले लोग, दूसरी भाषा बोलने वाले और यज्ञ न करने वाले लोग, केवल व्यापारी या राजा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दस्यु शब्द से क्या अभिप्राय था? तो दस्यु शब्द से अभिप्राय था दोस्तों दूसरी भाषा बोलने वाले और यज्ञ न करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दस्यु वे लोग माने जाते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जो अलग भाषा बोलते थे, जिन्हें विरोधी माना जाता था। दस्यु उन्हीं को कहते थे। नेक्स्ट है, बाद के समय में दास शब्द का क्या अर्थ हो गया है? बाद के समय में दास शब्द का क्या अर्थ हो गया है? तो दास शब्द का अर्थ हो गया है दोस्तों सैनिक, किसान, गुलाम या पुरोहित। तो दास शब्द का अर्थ हो गया है आपका गुलाम। जी दोस्तों, दास शब्द का अर्थ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुलाम। तुम मेरे दास हो, तुम मेरे गुलाम हो। पुराने समय में बोलते थे ना दासी, बोलते थे ना दास, तो इसी का हो गया दोस्तों बाद के समय में दास शब्द का अर्थ हो गया है गुलाम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्रारंभ में दास विरोधी समूह है और बाद में अर्थ बदल कर गुलाम हो गया है। युद्ध में बंदी बनाए गए लोग दास बनते थे। युद्ध में जो बंदी बनाते थे उन्हें दास यानी गुलाम बनाते थे, उन्हें मालिक की संपत्ति माना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, महापाषाण मेगालिथ क्या है? बताए दोस्तों, महापाषाण क्या है? तब महा मतलब बड़ा, पाषाण के मतलब पत्थर। तो समझ जाइए, छोटे मिट्टी के बर्तन ये तो हो नहीं सकता है। बड़े पत्थरों से बनी कब्रें, बिल्कुल सही है। जैसे ही महा का मतलब बड़ा, पाषाण के मतलब पत्थर, यानी बड़े पत्थरों से बनी कब्रें। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महापाषाण बड़े पत्थरों से बनी संरचना, ये दफन स्थलों पर लगाए जाते थे। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई है? महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई है? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो हुई है दोस्तों। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस में ही इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा, तो प्रथा कब शुरू हुई है? तो आपको दोस्तों 3000 वर्ष पहले यानी 3000 BC ईसा पूर्व पहले शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 3000 वर्ष पहले यानी 3000 BC ईसा पूर्व पहले, लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रथा शुरू हुई है। यह मुख्य क्षेत्र जो है दक्कन है, दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्व है और कश्मीर है। नेक्स्ट है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर या अकेला खड़ा पत्थर किसका संकेत देते हैं? मंदिर, कब्र यानी दफन स्थल, या किला या कुआं? तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों
गोलाकार सजाए हुए पत्थर जो है आपको कब यानी दफन स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, दफन स्थल। पुरातात्विदों को कभी गोल घेरे में पत्थर मिलते हैं, कभी एक अकेला खड़ा पत्थर मिलता है। ये जमीन के नीचे बनी कब्रों के चिन्ह मार्कर होते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाण निर्माण के कार्य का सही क्रम क्या है? बताइए, महापाषाण निर्माण के कार्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो दफनाना, पत्थर लाना, गड्ढा खोदना या तराशना। तो दोस्तों पहले तो दफना तो नहीं देगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपको आंसर छिपा रहता है कभी कभी। देखिएगा, महापाषाण यानी बड़ा पत्थर निर्माण कार्यों का सही क्रम क्या है? जब कब्र जब बनाएगा महापाषाण यानी महापाषाण बड़ा पत्थरों का कब्र बनाएगा तो क्या होगा? तो पहले गड्ढा खोदना, कुछ भी होगा तो पहले गड्ढा तो खोदेगा ना दोस्तों। तो आंसर तो यहीं पर दिख रहा है, गड्ढा खोदो, पत्थर तराशना, पत्थर लाना और फिर दफनाना। तो इसी तरीका से होता है महापाषाण कब्रों का। तो पत्थर लाना, पहले पत्थर लाएगा वो भी नहीं होगा, पहले गड्ढा खोदेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका आपको डिटेल्स भी देख सकते हैं। गड्ढा खोदना, बड़े पत्थरों को तराशना, फिर शिला खंडों को ढोकर लाना और फिर मृतक को दफनाना। हो गया ना? सेम तो सेम था दोस्तों, आप भी देख रहे हैं। इसमें था गड्ढा खोदना, पत्थर तराशना, पत्थर लाना और दफनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण कब्रों में मिलने वाले विशेष मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? बताइए, महापाषाण एनसीईआरटी क्लास 6 क्या बताती है हमें? किताबें और कब्रें चैप्टर 4 पढ़े हैं तो आप लोग सब 34 का आंसर बिल्कुल 100% राइट देने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफी अंदर काफी डिटेल से बनाए गए हैं दोस्तों। महापाषाण कब्रों में मिलने वाले विशेष मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? बताइए राहुल जी। राहुल जी, आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 34 क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताना होगा। राहुल मेरे भाई है और काफी टीआरई 4 का मेहनत कर रहे हैं, तो उनका काफी अच्छा खासा आंसर सही होता है। और भी भाई आप लोग सब है, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 34 का आंसर क्या होना चाहिए। महापाषाण कब्रों में मिलने वाले विशेष मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग सब 34 का आंसर ब्लैक एंड रेड वेयर मारे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन सेम टू सेम ब्लैक एंड रेड वेयर लिखा हुआ है। मृतकों के साथ खास बर्तन रखे जाते थे, इन्हें काला लाल मृद भांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे। यह महापाषाण संस्कृति की पहचान है। यह महापाषाण जो है संस्कृति की पहचान है। क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था? बताइए दोस्तों, क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का जो है प्रयोग यानी पाषाण का प्रयोग होता था? दोस्तों 3 सेकंड का आपको समय दिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो आप सभी सब बता चुके हैं 35 का, क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था? जिसको याद है 1 सेकेंड ही काफी है दोस्तों। नहीं होता था। क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं था। आप लोग सब अच्छे तरीका से याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ है, नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता माना जाता है। ब्रॉन्ज एज की यानी कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। इसमें मुख्य रूप से तांबा, कांस्य यानी कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से तांबा और कॉपर का प्रयोग होता था, न कि कांस्य यानी लोहे का प्रयोग नहीं था। लोहे यानी आयरन का प्रयोग हड़प्पा काल में नहीं था। किस हड़प्पा काल में क्या प्रयोग था? तो हड़प्पा काल में तांबा और कांस्य यानी कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था, लोहे का प्रयोग नहीं था।
भारत में लोहे का व्यापक उपयोग बाद में वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ है। जी दोस्तों, लोहे का प्रयोग कब हुआ है? तो लोहे का प्रयोग वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिलते हैं। महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के औजार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट किसे कहा जाता है? मिट्टी के बर्तन का, पत्थर का हथियार का, पत्थरों से बना ताबूत जैसा समाधान का, या लोहे का औजार का? तो शिष्ट किसे कहा जाता है? तो शिष्ट कहा जाता है CIST, यानी शिष्ट किसे कहा जाता है? तो शिष्ट कहा जाता है पत्थर से बना ताबूत जैसा समाधान, उसे शिष्ट कहा जाता है। पत्थर से जो है आपको इस तरीका से रहता है, अब पत्थर से बना ताबूत रहता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पत्थर से बना ताबूत जैसा समाधान जो रहता है उसे शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट काफी इंपॉर्टेंट है, शिष्ट इसे ही कहा जाता है। शिष्ट पत्थरों से बना ताबूत नुमा कब्र है। इसमें कभी पोर्ट होल सुराख होता था या अंदर जाने का रास्ता हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कब्रों में अधिक वस्तुएं मिलने से क्या संकेत मिलता है? सभी लोग समान थे, गलत है। सामाजिक असमानता थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ कब्रों में जो है छोटे मिट्टी के बर्तन मिलते थे और किसी कब्रे में दोस्तों आपको सोने के मनके मिलते थे। तो इस क्या चीज को दर्शाता है? तो आपको सामाजिक असमानता को दर्शाता है। कोई गरीब थे, कोई अमीर थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कुछ कब्रों में सोने के मनके, गहने, हथियार रहते थे, जबकि दोस्तों कुछ में केवल आपको बर्तन रहते थे, जिससे पता चलता है कि अमीर गरीब में अंतर और सरदार और अनुयायी में फर्क। जी दोस्तों, कुछ अमीर और गरीब में अंतर था। जो कि अमीर थे वो आपको सोने के मन के गहने हथियार रखते थे मरने के बाद, और अब जो गरीब थे वो थोड़ा सा बर्तन, मट्टी के बर्तन वो सब छोटा मोटा रख देते थे। वो असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी की एक कब्र में क्या विशेष मिला है? तो ब्रह्मगिरी की एक कब्र में क्या विशेष मिला है? लोहे के तलवार, 33 सोने के मनके, शंख और रथ और तांबे और औजार। तो ब्रह्मगिरी के कब्र में जो है क्या विशेष मिला है? तो ब्रह्मगिरी के कब्र में मिला है क्या दोस्तों? तो 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ब्रह्मगिरी के आपको कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। यह उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक ही महापाषाण में कई कंकाल मिलने से क्या संकेत मिलता है? दोस्तों, एक ही आपको कब्र है और एक ही कब्र में कई कंकाल मिलते हैं, तो क्या चीज को दर्शाता है? युद्ध स्थल या महामारी या पारिवारिक कब्रगाह या जेल? तो आपका आंसर हो जाएगा पारिवारिक कब्रगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एक ही महापाषाण यानी एक ही महापाषाण कंकाल मिलने वाले क्या संकेत दर्शाता है? तो एक ही महापाषाण एक कब्र में मिलने वाले कंकाल को दर्शाता है पारिवारिक कब्रगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कई कंकाल अलग अलग समय पर दफन किया गया है, संभवतः एक ही परिवार का है। पोर्ट होल से बाद में सब लाए जाते थे। नेक्स्ट है, इनाम गांव में मृतकों को सामान्यतः किस दिशा में सिर करके दफनाया जाता था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो इंपॉर्टेंट बोल देंगे दोस्तों वो अच्छे से याद करके और अपने माइंड में रख लीजिए। क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। इनाम गांव में मृतकों को सामान्यतः किस दिशा में सिर करके दफनाया जाता था? दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, या उत्तर दिशा में, या पश्चिम दिशा में? बताइए दोस्तों, साउथ या ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में दफनाया जाता था। इनाम गांव में मृतकों को सामान्य किस दिशा में सिर करके दफनाया जाता था? तो उत्तर दिशा में सिर करके दफनाया जाता
था। इनाम गांव में सब सीधा लिटाया जाता था, सिर उत्तर दिशा में होता था, पास में भोजन पानी के बर्तन रखे जाते थे। नेक्स्ट है, इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कहाँ पाई गई है? तो इनाम गांव में विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कहाँ पाई गई है? विशिष्ट मतलब काफी अमीर, काफी हेड, काफी सीनियर। तो विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कहाँ पाई गई है? खेत में, नदी के किनारे, या 5 कमरे वाले बड़े घर के आंगन में, या पहाड़ी पर। तो इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो कब्र कहाँ पाई जाती थी? तो 5 कमरे वाले बड़े घर के आंगन में। जैसे 5 कमरे रहते थे और इसको दोस्तों यहाँ पर जैसे 5 कमरा हो गया, अब 5 कमरे वाले आपको घर के आंगन, ये आपको आंगन हो गया बीच का, तो आंगन में आपको दफनाए जाते थे। इनाम गांव में विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कहाँ पाई जाती थी? तो आपको 5 कमरे वाले बड़े घर के आंगन में दफनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति विशेष महत्व था, उसे बड़े घर के आंगन में दफनाया जाता था, 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में रखा जाता था। क्या सोचे दोस्तों, 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में रखा गया। घर में अनाज का गोदाम भी था। यह उच्च सामाजिक दर्जा को दर्शाता है। एक बार रिवीजन के माध्यम से आप देख सकते हैं। वॉलनर गोल पत्थर कब्र का संकेत है। ब्लैक एंड रेड वेयर महापाषाण पहचान है। हड़प्पा लोहे का प्रयोग नहीं था, हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं था। शिष्ट क्या चीज के लिए है? तो पत्थर का ताबूत हो जाएगा। ब्रह्मगिरी में क्या मिले हैं? 33 सोने के मन के मिले हैं। कई कंकाल जो है पारिवारिक कब्र, जो एक ही कब्र में कई कंकाल मिले हैं, तो पारिवारिक कब्र का था। इनाम गांव सिर जो है आपको दफनाते थे, तो सिर किधर दफनाते थे? तो उत्तर दिशा की ओर दफनाते थे इनाम गांव में। विशिष्ट व्यक्ति क्या होते थे? तो बड़े घर में दफन करते थे, बड़े घर के आंगन में आपको दफन करते थे, और या इसका अनाज वनाज सब रख देते थे। तो ये क्या दिखाता है? विशिष्ट व्यक्ति को दर्शाता है, यानी बड़े घर में दफन होना। नेक्स्ट हो जाएगा, कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? अगर कंकाल है और कंकाल को दफना दिया जाता है, तब उसको लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, वो किस तरह का तरीका से पहचानेंगे बताइए। गहनों के आधार पर? बिल्कुल नहीं। कपड़ों के आधार पर? बिल्कुल नहीं। हड्डियों की जांच से? बिल्कुल राइट। बर्तनों के आधार पर? तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों कंकाल का लिंग पहचानने का तरीका गहनों के आधार पर बात करेंगे, तो गहना जो है दोस्तों आपको लड़का भी पहनता है और लड़की भी पहनती है, लेकिन हड्डियों के आधार पर पहचान लेंगे, क्योंकि इसका कार्ट्रिज है दोस्तों, कार्टिलेज होता है, उसका कार्टिलेज लड़की का थोड़ा बड़ा होता है और लड़का का छोटा होता है। तो चलिए डिटेल की माध्यम से जानते हैं। इससे पहले हम आपको ऑप्शन नंबर सी बताए हैं, हड्डियों की जांच से कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे विश्वसनीय तरीका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड्डियों की पहचान से। गहनों से पहचानना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पुरुष भी आभूषण गहने पहनते हैं। सबसे सही तरीका हो जाएगा कुल्हे। दोस्तों कुल्हे कटी प्रदेश की हड्डी की जांच होती है। महिलाओं का कुल्हा जो है प्रसव के कारण बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे आकार के आधार पर किसे आसानी से पहचाना जा सकता है? बताए दोस्तों, छोटे आकार के आधार पर पुरुष, स्त्री, बच्चा या वृद्ध? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छोटे आकार के आधार पर किसे आसानी से पहचाना जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बच्चा। जी दोस्तों, छोटे आकार के आधार पर किसे पहचाना जा सकता है? तो बच्चा को पहचाना जा सकता है। बच्चे को कंकाल छोटे होते हैं, इसलिए दोस्तों उसे पहचानना आसान है, लेकिन लड़का है या लड़की फर्क करना काफी कठिन है। नेक्स्ट है, चरक कौन थे? राजा थे, पुरोहित थे, या प्रसिद्ध वैद्य थे, या व्यापारी थे? तो चरक जो है दोस्तों प्रसिद्ध वैद्य थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक लगभग 2000 वर्ष पहले हुए हैं।
उन्हें चरक संहिता लिखी है और यह चिकित्सा शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है, चरक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बताए दोस्तों, चरक के अनुसार जो है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 306 या 360 या 180? तो चरक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो चरक के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। जी दोस्तों, चरक के अनुसार जो है मानव शरीर में 360 हड्डियां बताए हैं। चलिए कैसे बताए हैं आपको हम बताते हैं। चरक ने 360 हड्डियां बताई है, आधुनिक विज्ञान 206 हड्डियां है। अंतर इसलिए क्योंकि चरक ने जोड़ों के दांत, जी दोस्तों जोड़ों के दांत यानी 16 दूना 32 गो दांत भी जोड़ लिया था और कार्टिलेज भी गिने थे, इसीलिए 360 हड्डियां बताए थे। जबकि आपको आधुनिक विज्ञान 206 हड्डियां यानी अभी 206 हड्डियां वास्तविक में है, लेकिन आपको क्या चीज छोड़ के? दांत और कार्टिलेज छोड़ के। ये कार्टिलेज को भी जोड़ लिया था चरक ने और आपको दांत के हड्डी के भी जोड़े को जोड़ लिया था, इसलिए 360 बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव के लोगों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे केवल शिकारी थे, वे केवल व्यापारी थे, वे कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, वे केवल मछुआरे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनाम गांव के लोगों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वे केवल कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, कृषि भी करते थे और पशुपालन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि गेहूं, जौ, चावल आदि के बीज, जानवरों की हड्डियां, मतलब खेती भी, पशुपालन भी और शिकार भी करते थे। इनाम गांव में किन फसलों के प्रमाण मिले हैं? तो इनाम गांव में केवल गेहूं, केवल चावल, गेहूं, जौ, चावल, दाल आदि या केवल बाजरा? तो आपका आंसर हो जाएगा इनाम गांव में आपको गेहूं भी मिले हैं, जौ भी मिले हैं, चावल भी मिले हैं, दाल भी मिले हैं आदि, यानी दाल, भात, चावल। जी दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हैं गेहूं, जौ, चावल, दाल आदि। इनाम गांव में फसलों में प्रमाण क्या मिले हैं? तो इनाम गांव में मिले हैं गेहूं, जौ, चावल, दाल आदि। चलिए क्या क्या मिले हैं डिटेल में जानते हैं। गेहूं मिले हैं, जौ मिले हैं इनाम गांव में, इनाम गांव में आपको चावल मिले हैं, इनाम गांव में आपको दाल भी मिले हैं, इनाम गांव में और क्या मिले हैं? बाजरा भी मिले हैं, इनाम गांव में आपको क्या मिले हैं? मटर भी मिले हैं और इनाम गांव में आपको तिल भी मिले हैं। यानी क्या क्या मिले हैं? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल। सभी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इनाम गांव में आपको इतना चीज आपको क्या 1 2 3 4 5 6 7 यानी सातों चीज मिले हैं इनाम गांव में। 48 का क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें आपको समय भी दिया जाएगा और आपको 48 का आंसर भी आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको लास्ट में आप मैच द फॉलोइंग लगा दिए है, क्योंकि आपको 40 का क्वेश्चंस का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो क्या बताती है हमें किताबें और खबरें चैप्टर 4? आपको मैच द फॉलोइंग 48 का क्वेश्चंस को आपको मारना होगा। तो आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम आउट हो चुका है। बताए दोस्तों, सूक्त जो है आपको कहां होगा? सूक्त जो है आपको हम बताए तो दोस्तों, सूक्त जो है आपका अच्छी तरह से बोला गया, बिल्कुल सही है। एक का आपका 2 है। सजाए गए पत्थर यानी महापाषाण, सजाए गए पत्थर क्या हो जाएगा? तो महापाषाण हो जाएगा, यानी महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर। जैसे हुआ तो 2 का हो जाएगा दोस्तों महापाषाण, यानी सजाए गए पत्थर महापाषाण हो जाएगा। रथ जो हो जाएगा आपको युद्ध में प्रयोग किया जाता था। और दास का मतलब हम बताए तो दोस्तों, जो युद्ध में जीतते थे उसे दास मानते थे, उसे गुलाम माना जाता था। दास का मतलब गुलाम हो गया है, तो दास का हो जाएगा गुलाम, बिल्कुल। डी का डीए है, आपको सी का सी ही है, यानी 3 का सी है, यानी 1 यानी सूक्त का बी हो जाएगा, यानी
अब सजाए गए पत्थर का 2 का आपका आंसर ए हो जाएगा। जी दोस्तों, आपका मैच द फॉलोइंग हो चुका है। अगर आप लोग सब ऐसे ही मैच द फॉलोइंग किए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों फाइनल रैपिड रिवीजन एक बार मार लेते हैं। लिंग की पहचान किससे किया जाता था? तो लिंग की पहचान आपको कूल्हे की हड्डी से किया जाता था। चरक जो है आपको पता है दोस्तों, चरक जो है आपको 360 हड्डियां बताया था, जो कि जोड़ लिया था दांत और कार्टिलेज का। जो कि इनाम गांव जो है आपको कृषि और पशुपालन के लिए है। दास को गुलाम कहा जाता है। सुक्त जो है अच्छी तरह से कहा गया है। तो दोस्तों आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको ये जो अब वीडियो देख रहे हैं उसका पीडीएफ फाइल और क्लास जो है आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाता है। और आपको क्विज भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों, यहाँ पर क्विज भी लगा सकते हैं आप। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक होगा दोस्तों, यहाँ से जुड़ जाइएगा। और जुड़ गए हैं जो वो आप हमारे यहाँ से पीडीएफ फ्री में मिल सकता है, नोट भी मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक फटाफट जोड़ लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जितना भी लेटेस्ट आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यारा चैनल है आरबी जीके स्टडी 247। काफी मेहनत, काफी हार्ड मेहनत करके दोस्तों आप सबके लिए हम कंटेंट लाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।